नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमें स्थल आकृति के रूप में पूछी जाती है। तो देखिए, बात करते हैं अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से पठार। क्योंकि अरावली जो कि एक द्वितीय क्रम की संरचना के रूप में जानी जाती है, और द्वितीय क्रम की संरचना में पर्वत और पठार दोनों ही आते हैं। तो हमें अरावली में कौन कौन सी पर्वत यानी पहाड़ियां और कौन कौन सी जो है पठार है, उनको लेके हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी पर्वत है, कौन से पठार है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला द्वितीय क्रम की संरचना है, जिसमें पठार एवं पहाड़ियां अवस्थित है। कि जो अरावली जो है, यह अरावली पर्वतमाला है। यहां एक द्वितीय क्रम की संरचना है, और द्वितीय क्रम की संरचना होने के कारण इसमें कई पहाड़ियां और कहीं पठारी संरचनाएं भी मिलती हैं। तो देखिए, अरावली की प्रमुख पहाड़ियां एवं पठार। कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं और कौन कौन से पठार हैं। तो पहाड़ियों में यदि हम बात करें तो पहाड़ियों के अंतर्गत एक तो है गिरवा है, भाकर है, मगरा है और मेवल। यहां तो आपको क्या मिलेगी? पहाड़ियां मिलेगी। पठार के अंतर्गत यदि हम बात करें तो पठार में उड़िया का पठार है, आबू का पठार है,
भोमट का पठार है, भोराट का पठार है, लसाड़िया पठार है, ऊपरमाल पठार हैं, मेसा का पठार है, मानदेसरा का पठार है और इस तरह से जो है हमें अरावली में कुछ पहाड़ियां और कुछ पठार देखने को मिलते हैं। यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए एक एक को लेके बात करते हैं। यहां है यहां पर एक पठार आपको मिलेगा, एक पठार आपको यहां पर भी मिलेगा, एक आपको पठार यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको पठार मिलेगा, एक पठार आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर। ये सभी जो है पठार हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहां जो है यहां काकनवाड़ी का पठार है, यहां ऊपरमाल का पठार है, यहां भोमट का पठार है, यहां लसाड़िया का पठार है, यहां उड़िया का पठार है, यहीं पर आबू का आपको पठार मिलेगा। इसी प्रकार यहां जो पठार है इसे हम भोराट का पठार। इस तरह से अरावली में जो है आपको कुछ पठारी संरचनाएं मिलेगी। इसी प्रकार पहाड़ियां भी मिलेगी जिसमें गिरवा की पहाड़ियां हैं, मेवल है, मगरा है, भाकर है, तो वहां भी अरावली के अंतर्गत हमें मिलेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली में जो है द्वितीय क्रम की संरचना होने के कारण इसमें कुछ पहाड़ी और कुछ पठारी संरचना भी मिलती है, क्योंकि पर्वत और पठार जो है यहाँ द्वितीय क्रम के उच्चावच के रूप में जाने जाते। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली में ये पहाड़ियां कहां पर हैं और इनको किस तरह से हमें पूछा जा सकता है, और पठार कौन कौन से हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात करेंगे अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। सबसे पहले हम बात करते हैं
गिरवा, गिरवा। अब समझना गिरवा क्या है कि उदयपुर के आसपास उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा पहाड़ियां गिरवा यानी कि जो यहां उदयपुर शहर है, यहां जो उदयपुर है, इस उदयपुर के चारों ओर इस तरह से आधे चंद्रमा के आकार की जो तस्त्रीनुमा पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों को ही क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। क्लियर हो गया? गिरवा के बाद में दूसरी है, वह है भाकर। अब देखिए भाकर की बात करते हैं। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां भाकर कि जो भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां पाई जाती है, इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं, जो तीव्र ढाल वाली जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां पाई जाती है, इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और भाकर जो है वह गरासिया जनजाति का मूल स्थान है। भाकर को गरासिया जनजाति का मूल स्थान माना जाता, और इसीलिए गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा सिरोही में निवास करती है। इसके बाद तीसरी जो है वह है मेवल। मेवल डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित
पहाड़ियां मेवल कहलाती, यानी ऐसी पहाड़ियां जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है उन्हें क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। किस तरह से? यहां डूंगरपुर और यहां है बांसवाड़ा, इनके बीच में जो यहां पहाड़ियां स्थित है इन पहाड़ियों को ही क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। तो मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, भाकर पूर्वी सिरोही या सिरोही में है और गिरवा उदयपुर में। इसके बाद एक और है मगरा। देखिए बात करते हैं मगरा की। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती, जैसे रेल मगरा है, मोचिया मगरा। कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम यानी उदयपुर और राजसमंद में जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें हम मगरा कहते हैं। अब मोचिया मगरा जहां पर यानी मोचिया मगरा के ऊपर ही जावर की खान है, वहीं रेल मगरा की बात करें तो यहां पर राजपुर दरिबा जो खान है वह इसी रेल मगरा पर स्थित है। तो मगरा जो है वह अवशिष्ट पहाड़ियां होती है जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम है, और जो उदयपुर के चारों ओर हैं अर्धचंद्राकार या तस्रीनुमा उन्हें हम क्या कहते हैं? गिरवा। तो इस तरह से अरावली में 4 यहां प्रमुख पहाड़ियां स्थल आकृति के रूप में हमें दिखाई देती है और इनको लेके एग्जाम में कई बार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अरावली में स्थित प्रमुख पठार कौन से हैं। अरावली में स्थित प्रमुख पठार, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सबसे पहला पठार है उड़िया का पठार, और यह कहां पर है? उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। अब उड़िया का पठार तो सिरोही में है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है देखिए। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है।
इसकी ऊंचाई लगभग 1362 मीटर मानी गई, यानी कि यहां राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि कहां पर है, सिरोही में। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए उड़िया के पठार पर माउंट आबू शहर गुरु शिखर नक्की झील तो यह ध्यान रखना, आबू के पठार पर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, जिसे हम माउंट आबू के नाम से जानते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील नक्की झील इसी उड़िया के पठार पर सिरोही में स्थित है। और इसीलिए उड़िया के पठार पे जो भी चीजें हैं वह राजस्थान में सबसे ऊंची है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो पठार है उसे कहते हैं आबू का पठार। आबू का पठार भी कहां पर है, सिरोही में। आबू के पठार की क्या विशेषता है, आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसे बैथोलिक संरचना तथा इंसेलबर्ग की संज्ञा कि इस जो है यह जो आबू का पठार है यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और इसे क्या कहा जाता है, बैथोलिक संरचना या इंसेलबर्ग की संज्ञा भी दी गई। अब आप कहेंगे बैथोलिक संरचना और इंसेलबर्ग क्या है, तो बैथोलिक संरचना और इंसेलबर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं पहले बैथोलिक संरचना की। बैथोलिक संरचना किसे कहा जाता है, समझना कि बैथोलिक संरचना का तात्पर्य क्या है। कि देखिए जब ज्वालामुखी क्रिया होती, बैथोलिक संरचना का अर्थ क्या है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब तप्त तरल पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं वह धरातल के भीतर अधिक गहराई पर गुंबद के आकार से जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैथोलिक संरचना कहते हैं। समझना किस तरह से, देखिए यह है धरातल और
यह मैग्मा चैम्बर है, यह ज्वालामुखी नली है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो यहां से तप्त तरल पदार्थ इस ज्वालामुखी नली के द्वारा धरातल की ओर आता है और धरातल से यह इस तरह से बाहर की ओर क्या हो जाता है, जमा होता है। लेकिन कई बार यही जो तप्त तरल पदार्थ है यह धरातल से बाहर नहीं जाकर अंदर की ओर अधिक गहराई पर इस प्रकार गुंबद के आकार में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और इस गुंबदाकार आकृति को ही हम क्या कहते हैं, बैथोलिक संरचना कहा जाता है। तो अब बैथोलिक संरचना क्या है समझना। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तप्त तरल पदार्थ जिसे क्या कहते हैं अपन, मैग्मा, मैग्मा का धरातल के भीतर अधिक गहराई में गुंबदाकार जमाव से निर्मित संरचना बैथोलिक कहलाती है। और आबू का पठार जो है, यह जो संरचना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, और आबू के पठार का निर्माण जो है भूगोल वेदाओं के अनुसार और उत्खनन से मिले प्रमाणों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहां पर पहले कोई ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी जिसके कारण लावा, जिसे मैग्मा कहते हैं, मैग्मा धरातल के भीतर अधिक गहराई में गुंबद के आकार से जमा होगा। और जब अरावली की में अपर्दन, अपक्षरण और अनाच्छादन की क्रिया हुई तो धीरे धीरे ऊपरी भाग जब टूटता गया तो यह आबू का पठार बैथोलिक संरचना के रूप में, उभार के रूप में ऊपर दिखाई देने लगा, जिसे हम जो है आबू के पठार के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए आबू के पठार को बैथोलिक संरचना का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार कुछ भूगोल वेदाओं का कहना है कि आबू का पठार क्या है, इंसेलबर्ग है। अब देखिए इंसेलबर्ग को भी समझना कि इंसेलबर्ग का अर्थ क्या होता है। अब इंसेलबर्ग, वैसे तो इंसेलबर्ग का संबंध मरुस्थलीय प्रदेशों में, कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के द्वारा किसी चट्टान का अपर्दन करते हैं तो उसके बाद जो चट्टान का स्वरूप हमें दिखाई देता है उसे ही क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। यानी कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के द्वारा अपर्दन और अपसरण से निर्मित जो कठोर चट्टानें हैं, जो हमें एक टीले के रूप में दिखाई देती है, उसे ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय
प्रदेशों में पवन के द्वारा अपर्दन से निर्मित चट्टानें इंसेलबर्ग कहलाते। अब आप कहेंगे सर यह तो अरावली का भाग है, यहां पर फिर मरुस्थलीय प्रदेश क्या है? लेकिन यहां जो है अरावली का जो भाग सिरोही में, वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। और जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवने जब यहां पे पर्वतीय क्षेत्रों से टकराई तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो चट्टानें थी उसमें से मुलायम चट्टानों का क्या हो गया? अपर्दन हो गया, और जो कठोर चट्टानें बची वही इंसेलबर्ग के रूप में हमें दिखाई देती है। और इंसेलबर्ग शब्द का या इंसेलबर्ग की क्रिया का सबसे पहले प्रयोग जो है एक व्यक्ति थे बोर्नहार्ट ने किया था। और इंसेलबर्ग जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय संरचना या यानी कि इंसेलबर्ग जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुंबदाकार संरचना या द्वीपीय संरचना। अब कैसे देखिए, यहां जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है इस तरह से अरावली का विस्तार है राजस्थान में। अब यह जो अरावली है इस अरावली में यहां पर जो अरावली का विस्तार है इस क्षेत्र में पवन के द्वारा जब अपर्दन किया पवन के द्वारा अपर्दन हुआ तो यहां पर जो स्थिति का निर्माण हुआ वह कैसी बनी? वह अपर्दन के कारण गुंबदाकार संरचना में परिवर्तित हो गई। और इस गुंबदाकार संरचना को ही क्या कहा गया? इंसेलबर्ग कहा गया। और आबू की जो संरचना है वह गुंबदाकार संरचना के रूप में है, इसीलिए इसे कुछ भूगोलवेदाओं ने इंसेलबर्ग की संज्ञा दी तो कुछ ने इन्हें बैतौलिक संरचना की संज्ञा दी। तो इस तरह से हमें आबू के पठार को इंसेलबर्ग और बैतौलिक संरचना के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरावली के प्रमुख पठार में उड़िया का पठार है, उसके बाद आबू का पठार। तीसरा जो है वह है भोमट का पठार। तो देखिए बात करते हैं भोमट के पठार की।
उदयपुर के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में स्थित पठारी क्षेत्र, जहां भोमट जनजाति निवास करती है। भोमट का पठार कि उदयपुर के आसपास डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, वहां पर जो पठारी क्षेत्र है जहां भोमट जनजाति निवास करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भोमट का पठार कहते हैं। भोमट के पठार के बाद में पूछा जाता है भौराट का पठार। देखिए भौराट का पठार यहां गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र, जो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है और यह कहां? गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य है। और उदयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी जिसे हम जरगा कहते हैं, वह इसी भौराट के पठार पर स्थित है। जरगा चोटी भौराट के पठार पर स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है ऊपर माल का पठार। अब देखिए यहां क्या है? बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र, ऊपर माल का पठार
कहलाता है। तो इस तरह से उड़िया के पठार और आबू के पठार के बाद जो सबसे ज्यादा हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भोमट का पठार, भौराट का पठार और ऊपरमाल का पठार। इसके अलावा कुछ अन्य पठार है, जैसे मेसा का पठार, मेसा का पठार क्या है? चित्तौड़गढ़ में बेड़च तथा गंभीरी नदियों द्वारा अपर्दित पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेसा का पठार। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां एक पठार पर स्थित है जिसे हम मेसा का पठार, यानी कि नदियों के अपर्दन से जो एक पठारी संरचना का निर्माण होता है वह मेसा कहलाता है। और इसी मेसा की संरचना पठार के रूप में होने के कारण मेसा का पठार कहलाती है। इसके बाद जो हमें पूछा जाता है वह है लसाड़िया का पठार। सलुम्बर में जयसमंद झील झील के पूरब में स्थित राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा या जीर्ण शीर्ण पठार क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है, जो कि पहले उदयपुर में था, अब यह किस में आता है? सलुम्बर में आता है। इसके बाद एक और पठार है जिसे हम कहते हैं देशहरों का पठार। देशहरों का पठार यहां भी कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है उसे ही क्या कहा जाता है? देशहरों का पठार। तो इस तरह से राजस्थान में कुछ प्रमुख पठार है। इसके अलावा दो और पठार है जिनमें एक तो है मान देसरा का पठार। मान देसरा का पठार यहां चित्तौड़गढ़ में है, और एक है
काकनवाड़ी का पठार, यह अलवर में उत्तरी अरावली में स्थित है। तो इस तरह से राजस्थान में अरावली में जो पर्वत यानी पहाड़ियां और जो पठार पाए जाते हैं, जिनको लेके हमें विशेष रूप से परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, जैसे भौराट को लेके कई बार पूछा है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है, या फिर यह भी पूछा गया है कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित भौगोलिक संरचना को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से हमें पठारों को लेके प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने चर्चा की है कि यहां पर उड़िया का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है, आबू का पठार जिसे बैतौलिक और इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है, भूमट का पठार, भौराट का पठार जो कि राजस्थान का तीसरा और सबसे ऊंचा पठार है। और भौराट के पठार को भी जल विभाजक कहा जाता है क्योंकि भौराट का पठार जो है यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इन नदी तंत्र को अलग करता है। तो यह भी ध्यान रखना कि अरावली की भांति भौराट के पठार को भी जल विभाजक की संज्ञा दी गई क्योंकि यहां इस भौराट के पठार के पूर्व से जो नदियां निकलती है वह बंगाल की खाड़ी में जाती है और पश्चिम से जो नदियां निकलती है वह अरब सागर में जाती है, इसीलिए भौराट के पठार को भी जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन सी द्वितीय क्रम की संरचनाएं पहाड़ी और पठारों के रूप में पाई जाती है और उनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।